हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे होंगे, सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे। कास्ट सिस्टम हम कर रहे हैं, उसी में हमने वेरियस उसकी थ्योरीज़ को जाना था, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव जाना था। कल से हमने अनटचेबिलिटी स्टार्ट किया था, आज उसके पर्सपेक्टिव को जानने वाले हैं, इसका ओरिजिन देखेंगे और गांधी का, एम के गांधी यानी जो हमारे फादर ऑफ नेशन रहे हैं, अभी भी हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पर्सपेक्टिव्स ऑन अनटचेबिलिटी एड्रेसेस टू मेजर बट इंटर रिलेटेड इश्यूज। ओरिजिन देखिए, ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफन cited accounts are historical Indological perspective. Historical accounts and religious texts have suggested various names for untouchables like Nishad, निषाद, चंडाल्स एंड कीरत एज द पीपल आउटसाइड द वर्ण सिस्टम। तो इनके बारे में, इनका नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इनके बारे में ही, इन्हीं को अनटचेबल्स कहा जाता था, ठीक है। अर्लियर अवर्ण वर नॉट अनटचेबल बट द सिस्टम evolved gradually in the post-Vedic period as mentioned in the text like मनुस्मृति। मनुस्मृति का भी नाम आपने सुना ही होगा। उसमें जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं अनटचेबिलिटी ग्लोरीफाइड ब्राह्मणिज्म। तो इसमें क्या बताया कि जो अनटचेबिलिटी थे, इसने किसका महिमा मंडन किया? ब्राह्मणिज्म का, यानी ब्राह्मणवाद का महिमा मंडन हुआ। ऑन वन हैंड एंड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग एंड रिजिडिफाइंग ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन द अदर। तो इनका महिमा मंडन के साथ साथ इनको स्ट्रेंथ मिली एक तरह से, क्योंकि इन्हीं का महिमा मंडन हो रहा था, ठीक है। और जो ऑक्यूपेशंस थे उसमें क्या होती, एक तरह से रिजिडनेस आ गई, ओके, कि जो जो कर रहा है बस वही करेगा, ओके। घुर्रे, विवेकानंद, Jha and Ambedkar have used this approach. Ghurre traces it to the post-Vedic period, while Vivekanand Jha gave a more detailed account and traces its origin in 4 phases. तो इन्हीं का नाम आ रहा है, इन्होंने 4 phases में इसको समझा, मतलब समझ पा रहे हैं कि इसके ओरिजिन के ही 4 phases हैं। अम्बेडकर गेव ब्रोकन मैन थ्योरी, ये हमने पढ़ा था जब हम उनकी थ्योरीज के बारे में जान रहे थे, तब इनका नाम भी आया था। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव वॉज यूज्ड बाय श्रीनिवास एंड डुमॉन। डुमॉन यूज्ड आइडियोलॉजी ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर बिहाइंड इट्स ओरिजिन। तो इसके उद्भव में, यानी इस अस्पृश्यता की जब बात होती है, तो इसके उद्भव में यही जो सेपरेशन था प्योर एंड इम्प्योर का, जो थ्योरी थी प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की, उसको ये श्रेय दे रहे हैं, ठीक है। He views caste-based discrimination as unique to India, as untouchables are a part of a single ideological structure but are still discriminated, ठीक है। Thus there is discrimination within the system despite an apparent unity of the system. D.P. Mukherjee used a dialectical approach and considers it as imposed by higher occupation doers on low ranked occupations. तो देखिए, D.P. मुखर्जी का कहना है कि इन्होंने डायलेक्टिकल अप्रोच को लिया और कंसीडर किया क्या, कि जो हायर ऑक्यूपेशन कर रहे थे वो क्या करते थे, जो लो रैंक्ड ऑक्यूपेशंस थे उनको एक तरह से कह सकते हैं, उनको बहुत ही नीचा देखते थे, है ना। और इनको ये लगता था कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हम हर चीज़ में सुपीरियर हैं और हम इनको डोमिनेट करने के लिए ही हमने जन्म लिया है। ये ऐसे उनकी मानसिकता होती है कुल मिलाकर के। बेरमैन rejects the unity perspective of Dumont and consider untouchables as outsiders in the हिंदू कास्ट सिस्टम। तो बेरमैन ने बताया इनको कि आउटसाइडर से, बाहर से आने वाले लोगों, ऐसा बताया, मतलब जो अनटचेबल्स को ना, कास्ट सिस्टम के जो पूरा सिस्टम था उसमें बता रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम अनटचेबल्स आर ऑप्रेस्ड एंड एक्सक्लूडेड एंड हेंस आर अ सिंबल ऑफ डिसयूनिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इनका कहना है कि अनटचेबल्स क्या है, ऑप्रेस्ड रहते हैं, यानी उनके साथ बहुत सारा एक तरह से शोषण जुड़ा हुआ है और उनको एक्सक्लूडेड रखा गया, मतलब अलग थलग रखा गया। और इससे क्या पता चलता है कि कास्ट सिस्टम में बहुत ही डिसयूनिटी है, यानी कि यूनिटी का अपोजिट कर दीजिए डिसयूनिटी, बहुत ज़्यादा बिखराव है इसमें, कोई भी एकजुटता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्डनेस है, ओके। तो देखिए दूसरा इसका पर्सपेक्टिव है अनटचेबिलिटी एज अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन।
Broadly, solution to the problems can be divided into two categories: reformative movements against untouchability and alternative movements against untouchability. दो तरह के मूवमेंट बताए हैं इन्होंने. क्या बताया? रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स, जहाँ पे सुधारात्मक बहुत सारे मूवमेंट्स यानी कि आंदोलन लाए गए, और दूसरा है अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, एक तरह से कह सकते हैं ना, विकल्प के तौर पे बहुत सारे चीज़ें मूवमेंट्स आई. किसके अगेंस्ट? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट. ठीक है. द रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स एम टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी. द अल्टरनेटिव मूवमेंट एम टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, अल्टरनेटिव कल्चरल एनवायरमेंट ऑफन बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. तो अल्टरनेटिव में क्या आ रहा है कि किसी अन्य रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कास्ट वास्ट हट जाती है, ऐसा वो मानते थे. रिफॉर्मेटिव में क्या है? रिस्टोरेशन की बात हो रही है ना, जिसमें बहुत सारा ऐसा मोमेंट जिसमें कास्ट को हम रिफॉर्म कर देंगे. ओके, कास्ट का ही रिफॉर्म कर देंगे. ओके, फाइन. द रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स दैट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग पीरियड्स इन इंडिया आर ब्रॉडली ऑफ थ्री टाइप्स: भक्ति मूवमेंट, नियो वेदांतिक मूवमेंट्स लाइक आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, महात्मा गांधी लेड रिफॉर्म मूवमेंट एंड संस्कृताइजेशन मूवमेंट. इन सभी का नाम आपने सुना होगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ना, क्लासीफाई जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा है, स्पेसिफिक व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस्ड फॉर मैनी by many social thinkers and leaders. Most important among these are the contrasting perspectives of Gandhi and Ambedkar. तो पहले आज हम पर्सपेक्टिव ऑफ गांधी को जानेंगे, और फिर कल हम पर्सपेक्टिव ऑफ अम्बेडकर का देखेंगे. ठीक है, अम्बेडकर जी का देखेंगे. ओके, पहले विवेकानंद झा को थोड़ा सा जान लीजिए. इन्होंने ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में क्या कहा वो थोड़ा सा देखिए. He uses a historical ontological perspective to trace its origin. He traced the origin of untouchability using ancient texts by finding words which would have been used for untouchables. तो इन्होंने क्या किया? एंशियंट टेक्स्ट को स्टडी किया जहाँ पे उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे अनटचेबल्स के लिए, वो देखा है इन्होंने. ही कंसिडर्ड राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एज कंटेम्परेरी इवेंट्स विच इंटेंसिफाइड द नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी. बिफोर latter Vedic period it was almost not non-existent. It traces the origin into four phases. तो कह रहे लेटर वेडिक पीरियड के पहले का जो समय है वहाँ पे ऐसा कुछ भी कास्ट वास्ट कुछ भी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है. ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो इसमें समझ में आता है कि इसका ओरिजिन हो रहा है. इसको चार फेजेस में डिवाइड किया. फर्स्ट फेज अराउंड 6th century BCE. लेटर वैदिक टेक्स्ट कैरी वर्ड्स लाइक चंडाल्स एंड टैनर्स आर रिफर्ड एट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एबहरेंस बट नॉट अनटचेबल्स पर सी. दूसरा बताया सेकेंड फेज वॉज अराउंड 400 BCE. धर्मशास्त्र मेंशन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बट इट वॉज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. हाउएवर देयर इज मेंशन ऑफ द वर्ड निर्वासिता इन जो पाणिनि थे ग्रामर टू डिस्क्राइब a person whose touch can be defiling for pots. It talks of the some caste living in separate quarters. तो सेकेंड फ्रेज आता है 400 BCE का. तो उसमें क्या बता रहे हैं? ये जो धर्मशास्त्र हैं वो मेंशन करते हैं कि कोई इनसे रोग ना ट्रांसफ़र हो जाए ना. ठीक है, और निर्वासिता का अर्थ है कि इनकी जो पाणिनि ने ग्रामर लिखी थी उसमें भी मेंशन है. ठीक है, कि ऐसा मानते थे कि इनके बर्तन छू लेंगे, इनके पॉट छू लेंगे पानी का, या तो वो कुछ ख़राब हो जाएगा. इस तरह से उनकी मान्यता थी. तीसरा फेज है इन द थर्ड फेज अनटचेबिलिटी इज क्लियरली इन द मैनिफेस्ट फॉर्म. इन विष्णु स्मृति द वर्ड इज यूज्ड फॉर अनटचेबल. तो वर्ड क्या है? इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है? आ पुरुष है. आ पुरुष मतलब उनको पुरुष भी नहीं मान रहे एक तरह से. इनको आप एक तरह से अस्पृश्य भी वहीं से वो कह सकते हैं एक विकृत फॉर्म में आता गया. विकृति ही कही जाए मेरे अकॉर्डिंग तो ये विकृति ही है. ठीक है. फाइनली फोर्थ फेज में बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन इज कंप्लीट एंड देर आर शार्प डिमार्केशन. बाय द 3rd century इट वॉज अ वाइड स्प्रेड फेनामेना. ठीक है, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन यानी कि अलग करना ही होता है. सेग्रीगेशन का मतलब उस पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, और यहाँ पे सार्फ डिमार्केशंस यानी बाउंड्रीज बना दी गई हैं. ठीक है, उनको अलग अलग थलग रखा जा रहा है, और ये बहुत मतलब कह रहे थे इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था. ठीक है, अब पर्सपेक्टिव ऑन गांधी ऑफ गांधी देखते हैं इसके बारे में, अनटचेबल्स के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में. सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट गांधी वॉज अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी बट नॉट अ सोशल रिवॉल्यूशनरी. ऑन द इशू ऑफ कास्ट ऑल्सो ही नेवर सपोर्टेड द view
दैट कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन शुड बी ओवरहॉल्ड और शुड बी स्क्रैप्ड ऑल टुगेदर। तो कह रहे हैं कि गांधी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज यहाँ किया जा रहा है कि इन्होंने कभी भी कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसको पूरी तरीके से स्क्रैप करने के लिए भी कोई इन्होंने कह सकते हैं स्टेप्स नहीं लिए, और इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए भी कोई स्टेप नहीं लिया। हिज व्यूज़ ऑन कास्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिज प्योर पॉलिटिकल ideology, cultural values and pragmatism. Although he supported Varna Vyavastha and Ashram Vyavastha as organizing principles of Indian society, he condemned the current form of system. तो इन्होंने क्योंकि वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट किया, आश्रम व्यवस्था को भी सपोर्ट किया, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम चल रहा था उसको सपोर्ट नहीं किया। ये गांधी जी की बात हो रही। इन हिज ओपिनियन अनटचेबिलिटी हैज़ मेड इंडियंस अनटचेबल्स इन द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या कहा, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता जो है, इसने क्या किया है, इंडियंस को अस्पृश्य बना दिया है पूरी दुनिया में, ये गांधी जी का कहना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम वाइल वर्ण व्यवस्था यूनाइटेड सोसाइटी अनटचेबिलिटी वॉज एक्सप्लॉयटेटिव। तो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था यूनाइट कर रही थी सोसाइटी को, जबकि जो अनटचेबिलिटी है वो क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रही थी। So in this way he differentiated the theoretical framework from the empirical reality of the caste system. To Gandhi, the continuance of the untouchability meant a slow destruction taking over Hinduism. He was also of the opinion that without integrating the vast sections of the depressed classes in the Hindu society and without removing untouchability, it would be difficult to achieve स्वराज। तो इनका कहना था जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस को नहीं पा पाएंगे। ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स लाइक कास्ट मस्ट गो एंड अनटचेबिलिटी एज अ क्राइम एंड फोकस्ड ऑन अ रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू रिफॉर्म हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन बाय गेटिंग रिड ऑफ इविल्स ऑफ द अनटचेबिलिटी। यानी कि कह रहे जो इविल का मतलब होता है एक तरह से कुप्रथा जो है हमारे समाज में है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करिए, रिफॉर्मेटिव अप्रोच लाइए, इसमें बहुत सारा रिफॉर्म करिए, तब जाके हम अपनी देश को आज़ाद करा पाएंगे। ही डीम्ड अनटचेबल्स एज इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड कॉल्ड हिम हरिजन। तो इन्होंने ये हरिजन शब्द दिया था, यानी ऐसे बच्चे जो भगवान के बच्चे हैं उनको हरिजन कहा। ही एम्ड एट रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी फ्रॉम विद इन टू गेट रिड ऑफ इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। ही लेड बाय एग्जाम्पल and he lived and worked with the untouchable for 2 years and did all those works which were considered polluting to dispel various notions attached with the untouchability। तो कहते हैं कि इन्होंने वो सारे काम किए गांधी जी ने जो बहुत उनको ख़राब माना जा रहा था हिंदू सोसाइटी में, और इससे उन्होंने एक लिविंग एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया, एक जीता जागता एग्जाम्पल, उदाहरण कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी आप सोच रहे हैं अनटचेबिलिटी के बारे में, जो उसके साथ जुड़े हुए कह सकते हैं चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें गांधी जी ने की और एक लिविंग एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इससे हमसे समझ में आ रहा है कि गांधी जी प्रैग्मैटिक थे, यानी आगे की सोचते थे कि देश इससे क्या है, इससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो अनटचेबल्स जो बनाए गए हैं उनके साथ अन्याय भी हो रहा है। ठीक है, तो विद दिस आज हम इस सेशन को यहीं तक रख रहे हैं। कल हम अनटचेबिलिटी जो अप्रोच अंबेडकर जी का है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको जानिए, इसको समझिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता है, तभी आपके अंदर चेंजेस भी आएंगे। अगर आप ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए। ठीक है, ये भी कहा जाता है जब जागो तब सवेरा। ठीक है, आपका अगर अंतर्मन जाग चुका है और आप ये जान चुके हैं ये सब कुप्रथाएं कुछ एजेंडाज़ के साथ रखी गई थी, उनके कुछ एजेंडाज़ होते थे, उनके मोटिव्स होते थे, इसलिए इस तरह का प्रचार किया गया। कास्ट्स के विषय में कास्ट को रिजिड बनाया गया, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया गया। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा इससे पहली बात तो पहले तो बौद्धिक स्तर से उठना है, फिर अपनी प्रैक्टिस में भी वैसी चीज़ें लानी हैं जिससे क्या हो सके, इन सब कुप्रथाओं का अंत हो सके। तो जब कहते हैं ना अ वाइब्रेंट माइंड डिस्कस वाइब्रेंट आइडियाज़। ठीक है, इसको आज का मूल मंत्र मान लीजिए, ऐसे विचारों के साथ जिए जो कि सर्व कल्याणकारी हो ना, सबके कल्याण के लिए हों। तो विद दिस हम इसको एंड कर रहे हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द बेस्ट। ठीक है।